वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन। बहुत ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है आपका ये हिस्ट्री में क्लास 9 के लर्नर्स। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है ये एजुकेशन? एजुकेशन शब्द ये कहां से आया? आज जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ना कब से शुरू हुआ? ठीक है, ये पढ़ने का नाम एजुकेशन ये क्यों रखा गया और कहां से शुरू हुआ? एक्चुअली एजुकेशन से पहले शब्द जो एजुकेशन का शब्द, ये शब्द पहले लैटिन वर्ड में क्या था? एडुकेयर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडुकेयर। इसको लैटिन वर्ड में एडुकेयर कहते हैं। एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, कुछ ब्रिंग अप करना, ठीक है, डेवलप करना, ब्रिंग अप करना, हम कह सकते हैं आगे बढ़ना। सो जब हम कोई भी नॉलेज को सिस्टमैटिक वे में नॉलेज गेन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एज, तो उसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। मतलब कि जब कोई भी पर्सन को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशली सिखाया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले एजुकेशन चैप्टर। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो इजी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप ये डाउनलोड करोगे, अपने आप को लॉगिन करोगे, यहाँ पे साइड मेन्यू में फ्री मटेरियल का सेक्शन आपको दिखाई देगा, उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट ऑल्सो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल क्लास 9 के बच्चे अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, शुभम झा क्लास 9th। सो सबसे पहले हम देखते हैं ये एजुकेशन का सिस्टम कब से शुरू हुआ और लोगों को पढ़ना लिखना कब से, मतलब पढ़ना लिखने का इंपॉर्टेंस कब से पता चलने लगा। एक्चुअली जब इंडिया में सबसे पहला सेंसस किया गया था, सेंसस मतलब कि जनगणना करना, ठीक है, जब सबसे पहला जनगणना किया गया, ओवरऑल पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया था, वो इंडिपेंडेंस के बाद किया गया था 1951 में। यहाँ पे देखा गया था कि कितनी लिटरेसी रेट है। लिटरेसी मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है। कितना पढ़ा है वो नहीं, कितना पढ़ना लिखना आता है वो देखा गया है। तो यहाँ पे अभी हम एक ग्राफ देखने वाले हैं जहां पे आपका एक साइड में लिटरेसी रेट है और एक साइड में आपको बताया जाएगा सेंसस इंडिया का, ठीक है, सेंसस इंडिया का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आजादी के बाद जो पहला सेंसस हुआ था 1951 में। इस टाइम में जो इंडिया में लिटरेसी थी वो थी 17%। उसके बाद 1961 में नहीं हुआ था, 1971 में हुआ था। 1971 में जो यहाँ पे लिटरेसी रेट थी, लोग जो पढ़े लिखे थे वो थे 34%। एंड 34% मतलब सबसे अच्छे एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल 100 है, ठीक है, उस टाइम में था। एग्जाम्पल, ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, पर उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे थे? तो उसमें से लोग पढ़े लिखे थे 34, मतलब फिर भी 66% लोग क्या थे? अनएजुकेटेड थे, मतलब इलिटरेट थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ओके, और यहाँ पे जो आपको 1951, 1971 जो दिख रहा है ईयर, इसको हम बोलते हैं सेंसस, मतलब कि जनगणना जो किया गया है, जनगणना हम उसे कहते हैं, जैसे पॉपुलेशन रेट को कैलकुलेट करने का एक सिस्टम है ये, ठीक है, जो 10 से 11 साल में ये देखा जाता है। एवरी 10 to 11 ईयर्स में ये होता ही है ये कैलकुलेशन सेंसस का। ओके, उसमें हमें पता चलता है एग्जैक्ट हमारी कंट्री में कितने पॉपुलेशन है, कितना आबादी है। ओके, और यहाँ पे जो हम 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स के बाद सेंसस होता है, मतलब कि यहाँ पे एवरी डेक क्या होता है? एवरी डेक यहाँ पे सेंसस होते हैं। डेक मतलब कि 1 डेक इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर 1981 में आफ्टर थर्ड डेक यहाँ पे देखा गया कि जो लिटरेसी रेट थी वो 43% थी। उसके बाद 1991 में जो लिटरेसी रेट थी वो थी 52%। देन इज
2001 में जो लिटरेसी रेट थी वो थी 64%। तो मतलब धीरे 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 इंडिया का क्या हो रहा है, लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, लिटरेसी रेट बढ़ रहा था, आज की डेट में बहुत आगे जा चुका है। सो लिटरेसी रेट हमने क्या देखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बढ़ना शुरू हुआ। ये बढ़ना क्यों शुरू हुआ, क्योंकि लोग अवेयर हुए कि हमें पढ़ना लिखना आना चाहिए, क्योंकि हमने ब्रिटिशर्स को देखा था, वो पढ़े लिखे थे, तो वो लोग ने हमारे ऊपर राज किया, ठीक है, हमारे ऊपर गुलामी की। और अगर हम भी पढ़े लिखे रहते तो हमें उस टाइम में एटलीस्ट नॉलेज रहता कि कोई अगर हमारे साथ अगर स्कैम कर रहा है तो हम स्कैम में ना फंसे, ठीक है। हमारे पास इतने तो सेंचुअर्स, इतने तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि नॉलेज होना चाहिए कि कोई अगर हमें गलत बता रहा है तो वो गलत चीज हम ना करें। उसको हम बोलेंगे कि वो पीपल लिटरेट है, पढ़ा लिखा इंसान है। आपने बहुत बार सुना होगा जब आप कोई गलती कर सकते हो तो क्या कहता है कोई, अरे पढ़े लिखे नहीं हो क्या। जब आप मतलब कुछ अच्छा करेगा तो क्या बोलेगा कोई भी कि वो देखो कितना पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है। तो मतलब कि इंसान अक्सर क्या करता है, पढ़े लिखे में एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने लगता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि ये जो लिटरेसी रेट है ये कैसे आगे बढ़ा, ये कैसे आगे बढ़ा। इसमें कुछ रेमेडिकल्स थे, मतलब कुछ रेमेडीज को फॉलो किया गया था, कुछ धीरे धीरे स्टेप्स लिया गया था ताकि हम लिटरेसी रेट को क्या करें, इंप्रूव कर सके। जो हमारा इलिटरेट रेशियो ज्यादा है उसको हम कम कर सके। इसके लिए हर एक एज ग्रुप के लोगों को हमें पढ़ाना पड़ेगा, हर एक एज ग्रुप के बच्चे हो या फिर बड़े हो, कोई भी कितने भी एज में हो, उसे उसके पास उतने एज का नॉलेज होना चाहिए। इसकी वजह से इंडिया में सिस्टम आया कुछ कि कैसे हम एजुकेशन लोगों को दें। तो सबसे पहला जो सिस्टम आया 3 पार्ट में आया। कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर, ये 3 पार्ट में आया आपका क्या सिस्टम एजुकेशन का। तो सबसे पहले हम देखने वाले कि जो इम्प्रूवमेंट रेट था लिटरेसी रेट का, वो कैसे जो इम्प्रूव हम कर रहे थे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नॉलेज दिया जाएगा प्राइमरी लोगों को, मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। प्राइमरी एजुकेशन मैम किसको दिया जाता है, प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र में हैं, जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में, उनको जो नॉलेज दिया जाता है, उनको जो पढ़ाया जाता है, उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने धीरे धीरे बहुत सारे स्कीम्स को लाना शुरू किया ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सके। ये स्कीम्स लाने का पर्पस यही था कि हम प्राइमरी एजुकेशन को लॉट्स ऑफ बच्चों तक हम स्प्रेड कर सके और धीरे धीरे हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके। और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और ये ऑपरेशन का नाम रखा गया था इन दी 1988 में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ओके, सो गवर्नमेंट मेड funds available to help improve the standard of the schools and fulfill minimum education needs such as। गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ फंड्स को इकट्ठा किया और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में उन लोगों ने फंड्स को दिया। ये फंड्स देने का पर्पस क्या था, क्यों दिया गवर्नमेंट ने फंड स्कूल्स में, क्योंकि ताकि स्कूल में जो एक बेसिक नेसेसिटी हो स्कूल का वो फुलफिल हो सके, बच्चे को जो नॉलेज मिलना चाहिए वो मिल सके। क्या क्या वो चीजें हैं जो बेसिक्स है स्कूल्स में, जैसे स्कूल्स में टेबल चेयर होना चाहिए जिसपे बच्चा बैठ के पढ़ सके, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कि प्रॉपर वॉशरूम्स होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज कि यहाँ पे जो टीचर है वो अच्छे से एजुकेट कर सके, प्रॉपर एक क्लासरूम का सिस्टम होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, मैप्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। आप देखते होंगे कि जैसे मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, ठीक है, जो भी हम ज्योग्राफी का पढ़ते हैं या कुछ भी, तो आप देखते हो यहाँ पे मैप्स को यूज किया जाता है। अगर मैं ओरली सिर्फ और सिर्फ डिक्टेट करे चलूँ कि अच्छा ये रशिया है, ये इंडिया है, ये अमेरिका है, कोल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इस दिस कंट्री में, तो आपको नहीं समझ में आएगा। बट वही मैप के थ्रू अगर मैं दिखाऊं तो क्या होगा, आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैप्स हमें पता होना चाहिए, मैप्स हमें लोकेशन हो या एरिया हो हमें वो आना चाहिए। नेक्स्ट इज कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कोई भी हम कैसे एक्सपेरिमेंट थिल है तो उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाना चाहिए। जैसे केमिस्ट्री में सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, हमें उसे एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाना पड़ेगा। जैसे फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करके
दिखाएंगे तभी बच्चों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट इज कि लाइब्रेरी स्कूल में अच्छी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स क्लब होना चाहिए, स्पोर्ट्स ग्राउंड होना चाहिए, स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट होने चाहिए। ये सारे बेसिक नेसेसिटीज है जो स्कूल्स में होने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने फंड्स इकट्ठा किया और फंड स्कूल्स में देना स्टार्ट किया ताकि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, स्टैंडर्ड उनका एजुकेशन का इंप्रूव हो सके। ओके 1994 में ये स्कीम और थोड़ा एक्सपैंड हुआ और इसके डिफरेंट प्रोविजंस भी बने। प्रोविजंस क्या बने कि अपॉइंटिंग वन मोर टीचर इन अ स्कूल, मतलब कि जैसे क्लासरूम में एक टीचर है, ठीक है, स्कूल्स में मिनिमम टीचर होने चाहिए और मैक्सिमम टीचर अगर होगा तो मैक्सिमम टीचर के ऊपर एवरेज सेट किया जाता है कितना बच्चा होना चाहिए क्लास में। आप अगर अच्छे स्कूल में देखोगे तो वहां पे एक टीचर के ऊपर देखा जाता है कि 20 to 25 टीचर होते हैं, सॉरी एक टीचर के पास 20 to 25 स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, एक क्लास में 20 to 25 स्टूडेंट्स होता है। बट वही सेम जगह पे देखोगे जो स्कूल ज्यादा बेटर नहीं है उस स्कूल में क्या होगा कि एक टीचर के ऊपर 50-55 स्टूडेंट्स रहते हैं, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए थे कि अपॉइंटिंग वन मोर टीचर इन द स्कूल। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी गिवन टू गर्ल्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि वो भी एजुकेशन ले सके। उसके बाद जो सिस्टम स्टार्ट किया गया था वो किया गया था मिड डे मील का। मिड डे मील स्कीम ये गवर्नमेंट स्कूल में स्टार्ट किया गया था 1995 में। ये स्कीम क्या है मैम, एक्चुअली जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अगर वो पढ़ रहे हैं, अगर उनका ब्रेन यूज हो रहा है तो उससे फिर तो खाना भी तो चाहिए। खाना अगर अच्छा मिलेगा तभी तो जाकर के दिमाग भी तो चलेगा, राइट। भूखे पेट कैसे दिमाग चलेगा। सो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जरूरी है हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए। तो इसकी वजह से स्कूल ने क्या किया, मिड डे मील स्कीम शुरू किया ताकि दिन में जो बच्चे स्कूल जो जाते हैं वो उनका दिन का खाना स्कूल में उन्हें मिलेगा। ये आज के डेट में भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ये अवेलेबल है, बहुत सारे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट एजुकेशन की तरफ, एक स्टेप ऊपर, वो है अपना क्या, सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन कब शुरू हुआ था? आफ्टर द इंडिपेंडेंस एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये इन्होंने डिसाइड किया था कि हम कुछ फंडामेंटल चेंज करेंगे एजुकेशन फील्ड में और प्राइमरी के बाद हम लाएंगे सेकेंडरी एजुकेशन। ये सेकेंडरी एजुकेशन सेट किया जाएगा बाय द यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यूईसी ने क्या सेट किया कि हमारा स्टडी का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, हमारा जो एजुकेशनल पैटर्न है वो कैसा होगा। तो 1952 से 1953 में जो पैटर्न सेट किया गया था वो था 11+4 का पैटर्न। 11+4 का पैटर्न मतलब 11+4 कैसे, तो उसके बाद देखा गया कि 11+1+3 का पैटर्न सेट किया गया था। मैम ये क्या है? यहाँ पे बताया गया कि 11वीं जो हम आज की डेट में 10th पास करते हैं, ठीक है, तब हम बोर्ड देते हैं 10th में, तो वैसे 11th में बोर्ड दिया जाएगा, उसके बाद फिर से 1 साल के बाद बोर्ड दिया जाएगा और उसके बाद फिर 3 साल की डिग्री होगी, मतलब 3 साल का कॉलेज होगा। ये था पहले का पैटर्न, ये था पहले का एजुकेशन पैटर्न, ठीक है। अभी जो आप लोग जिस सिस्टम में पढ़ रहे हो इसका पैटर्न अलग है। ये कौन सी कमीशन ने बनाया है, तो ये हम देखने वाले हैं अब। ये हम अब देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो एजुकेशन पैटर्न था यूईसी ने सेट किया था, दैट इज 11+1+3। चलो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये कमीशन कैसे काम करती है यूईसी का। तो कमीशन स्टडीड secondary education, the nature of the curriculum, medium of instruction, teaching methodology and made certain recommendation। मतलब ये जो कमीशन है इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कुछ नेचर सेट किया था, दैट इज कि इनका प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए, मीडियम ऑफ कैसे जिस तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो एक मीडियम सेट होना चाहिए कि इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। देन इसकी टेक्नोलॉजीज को बच्चों को टीचिंग, एक जो टीचर होता है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे बच्चों को नॉलेज देते हैं, उनका टीचिंग मेथड कैसा है, उनका वे ऑफ टीचिंग मेथड कैसा है, क्या उनकी बातें बच्चों को समझ में आती है या नहीं आती है, या फिर किस तरीके से वो पढ़ाते हैं,
वो भी तरीका सिखाया जाता है टीचर्स को। देन इज मेड सर्टन रिकमेंडेशन, कुछ रिकमेंडेशन भी दिया जाता है टीचर को कि आप इस तरीके से करो, उस तरीके से करो, ट्रेनिंग दी जाती है। आज आप देखोगे कि कोई भी अगर टीचर होते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बीएड की डिग्री लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए बैचलर ऑफ एजुकेशन, मतलब कि ये आगे जा करके बच्चों को एजुकेशन देंगे, छोटे हो या बड़े हो किसी को भी एजुकेशन देंगे स्कूल में प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, इन प्रॉपर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स को, तो इनको प्रॉपर टीचिंग आनी चाहिए। टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कितना नॉलेज वो लोग शेयर कर रहे हैं, टीचिंग का मतलब ये भी होता है कैसे वो शेयर कर रहे हैं, वे ऑफ शेयरिंग क्या है, वे ऑफ मेथड क्या है टीचिंग का, ये भी सिखाया जाता है बीएड में। प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती कि आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो, इस तरीके से बच्चों को बताओ। आप किस तरीके से बताओगे जो छोटे छोटे बच्चों को समझ में आएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो टोटली न्यू है, उनको कुछ नहीं पता, वो सारी चीजें नए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टीचिंग के भी मेथड्स होते हैं और प्रॉपर एक सर्टन रिकमेंडेशन भी दिया जाता है। दिस कमीशन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो कमीशन है यूएससी का जिसपे सेकेंडरी एजुकेशन था, इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया कि अब हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ भी आगे बढ़े। सेकेंडरी तक तो ठीक है, अब हमें थोड़ा सा अपने एजुकेशन को और ज्यादा हायर करना पड़ेगा, मतलब और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जो थर्ड जो एजुकेशन सिस्टम था, दैट इज दी सेकेंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, HSE, ठीक है, HSE। चल अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि अभी जिस पैटर्न में आप पढ़ रहे हो, ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा एजुकेशन का सिस्टम है। तो ये जो एजुकेशन का सिस्टम है, ये जो इसको कहते हैं कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन जब सेट हुआ था उस टाइम में 1964 में कोठारी कमीशन के जो चेयरमैनशिप दिए गए थे डॉक्टर DS कोठारी को एंड डॉक्टर JP नायक को। ये दो वैल्यूएबल पर्सन थे जिनको 1964 में चेयरमैनशिप दिया गया था कोठारी कमीशन का। कोठारी कमीशन 1972 में ये रिकमेंड की थी कि हम जो एजुकेशन पैटर्न को फॉलो करेंगे वो है 10+2+3, मतलब 10वीं क्लास में हम पहली बार बोर्ड देंगे, ठीक है, 1st to 10th हम पढ़ेंगे, 10th में जाके बोर्ड देंगे, उसके बाद 12th में फिर से बोर्ड देंगे, ठीक है, मतलब 1+2 दैट इज 11, 12th में, फिर उसके बाद 3 साल की क्या होगी, दैट इज ग्रेजुएशन होगी, 3 इयर्स की क्या होगी, ग्रेजुएशन होगी। तो ये एक एजुकेशन पैटर्न बनाया गया था, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो 10th तक का है इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी, ये जो 2 है इसको बोलते हैं हायर सेकेंडरी, और ये जो 3 है ये इसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन। समझ में आया? सो अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हो वो कौन सा है, सेकेंडरी एजुकेशन है, मतलब 10th तक आप जो पढ़ते हो वो सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर आता है। 11th 12th में जब आप जाते हो तो वो आपका हायर सेकेंडरी एजुकेशन आता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन जब आप करते हो 3 to 4 इयर्स का, दैट इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो हमारी जो एजुकेशन पैटर्न है अभी तक की वो है 10+2+3, बट अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है, तो जिसके बारे में अभी हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में अभी इतना आएगा, फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, अभी हमें टाइम मिलेगा तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 1972 से ये सेट होना शुरू हुआ था, बट उससे पहले यूईसी जो सेकेंडरी एजुकेशन जब थी उस टाइम में ही सेट कर दिया था कि हायर सेकेंडरी भी आएगा। आपने यहाँ पे देखा था ना, हायर सेकेंडरी लाने का कॉन्सेप्ट बताया गया था वर्क ऑफ कमीशन में, ठीक है। चलो, सो यहां तक आपको होप्सो की समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन। क्या ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का, एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है कोठारी कमीशन में। तो ऑब्जेक्टिव जो सबसे पहला है वो है सिक्योर एंड स्ट्रेंथ करना डेमोक्रेसी को सिक्योर करना एंड स्ट्रेंथ करना डेमोक्रेसी को। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है
एजुकेशन को एक एजुकेशन देना और एजुकेशन से हम प्रोडक्टिविटी बना सके, ये था ऑब्जेक्टिव। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन देना, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन देना। सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि इंटीग्रेट करना, टुगेदर लाना। तो सोशल जो हमारे आसपास जो सोशल हमें नॉलेज मिल रहा है या फिर जो नेशनल हमें नॉलेज मिल रहा है उसे हम ताकि इंटीग्रेट कर सके, टुगेदर ला सके। ये भी ऑब्जेक्टिव था किसका, आपके कोठारी कमीशन का। नेक्स्ट इज नर्चर ऑफ द सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। मॉरल हो, सोशल हो या फिर स्पिरिचुअल वैल्यूज, इसका नर्चर करना, इसको दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट इज की मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को मॉडर्नाइज करना। सो ये था अपने कोठारी कमीशन का ऑब्जेक्टिव। सो क्लास 9 स्टूडेंट्स, हमारे इजी लर्निंग पे क्लास 9 के लिए लाइव लेक्चर्स होते हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 9 के लिए। विक्ट्री 2.0 बैच का नाम है। ये है हमारी टीम, ये सारे टीचर्स मिलकर के आपको पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। फुल ईयर बैच है ये, ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। डेली लाइव सेशन होती है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। ऑल्सो इसमें पर्सनल मेंटरशिप भी इंक्लूडेड है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते रहते हैं, कोई भी डाउट आपके बचेंगे नहीं। नेक्स्ट इसकी यहाँ पे आपको नोट्स भी इंक्लूडेड है। तो ये अवेलेबल है आपका मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड, जो भी आप यूज करते हो सारे पे अवेलेबल है। सारे टीचर बहुत एक्सपीरियंस है एंड ऑल्सो सारे वीडियोस जितने भी लाइव सेशन होते हैं उसके रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। कैसे इनरोल करना है, इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है। हाउ टू बाय विक्ट्री 2.0 मोबाइल से, तो कैसे आप बाय करोगे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। विक्ट्री 2.0 की जो फीस है वो है 5000 रुपीज। मंथली फीस है या ईयरली फीस है, तो ये आपकी फुल ईयर फीस है, पूरे साल की फीस है और फॉर ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट 5000 में इंक्लूडेड है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है विक्ट्री 2.0 से रिलेटेड, तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अगर कोई भी आपकी डाउट है तो यहाँ पे क्लियर की जाएगी बात करके। ओके, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हायर एजुकेशन। सो अभी तक हमने प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन देख लिया है। अब बारी है हायर एजुकेशन की। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, एरा में, उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन को अपॉइंट किया था जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपने ये नाम सुना होगा क्योंकि इस नाम, इनकी वजह से हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सो क्या थी फंक्शन आपके हायर एजुकेशन की, मेथड ऑफ फंक्शनिंग। कमीशन एक्सेप्टेड दी 5 ईयर प्लान मेथड। कमीशन ने 5 साल 5 ईयर प्लान को एडॉप्ट किया था, मेथड को एक्सेप्ट किया था। आपने जो प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, 5 ईयर प्लान, जिसमें एजुकेशन भी एक टॉपिक था जिसको डेवलप हमें करना था, ठीक है। गवर्नमेंट डिसाइड कर दी कि अब हम इस पे भी वर्क करेंगे, एजुकेशन सिस्टम पे भी वर्क करेंगे ताकि हम हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट ग्रो कर सकें। तो ये जो 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट ने सोचा था, इसे कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि हम 5 ईयर प्लान पे वर्क करेंगे। कमीशन जो कमीशन अंडरटेकन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो यूईसी है, इन्होंने अंडरटेक किया, अपने अंडर क्या क्या लिया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिलेबस, ठीक है, सिलेबस, ऑल्सो प्लान करना और इम्प्लीमेंट करना वेरियस स्कीम्स को। ये सारे मेथड थे फंक्शनिंग के, किसके, डिफरेंट कमीशंस के। सो सब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है नेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। ये नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि सीबीएसई के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसी बुक से पढ़ते हैं। सीबीएसई के लिए यही एक बुक है, यही बुक से वो पढ़ते हैं। दिस बॉडी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली। NCERT को जो बनाया गया था, सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था, दिल्ली में किया गया था 1 सितंबर 1961 में। इस बॉडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट
जो मेथड है स्कूल एग्जामिनेशन का या फिर स्कूल के एजुकेशन का, उसे एक एक पॉलिसी बनाए और उस पॉलिसी के थ्रू हम एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करें स्कूल्स में। आपने अक्सर देखा होगा या फिर आपके कोई भी फ्रेंड्स होंगे जो सीबीएसई में होंगे, उन सब का पैटर्न एक ही होता है। जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं, जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, इन सब का सिलेबस एक जैसा ही होता है। ऑल ओवर दी पूरे इंडिया में इनका पैटर्न एक जैसा ही होता है। 8 का एक जैसा है, 9 का एक जैसा है, 10th का एक जैसा है। इनका प्रॉपर जो डिफरेंट एजुकेशन पॉलिसी है वो एक जैसी है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, नहीं, वो स्टेट बोर्ड का अलग होता है। बट सीबीएसई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजुकेशन है, जो सीबीएसई है, उसका एक अलग से एजुकेशन पॉलिसी होती है और वो इसी बुक को फॉलो करती है, एनसीईआरटी को। सो एनसीईआरटी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है एजुकेशन करिकुलम में। टेक्स्ट बुक को बनाती है, ठीक है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को वो रेफर करती है स्टूडेंट्स को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है इसी बुक को यूज करती है। सीबीएसई एनसीईआरटी को ही मानती है और एनसीईआरटी को ही यूज करती है। एनसीईआरटी से ही बच्चे को स्कूल में दिया जाता है, बच्चे पढ़ते हैं। Also, this provides guidance and cooperation in the area of primary, secondary education to the state government. ये एक एजुकेशन गाइडेंस है, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी हो या सेकेंडरी एजुकेशन, ये प्रॉपर एक गाइडलाइंस है किसकी तरफ से, एनसीईआरटी की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड की तरफ से, ठीक है। सिक्स जो आपका आता है वो है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन, जो 1986 में बना था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, अंडर दिस पॉलिसी अ कॉमन कोर करिकुलम वाज फ्रेम्ड फॉर ऑल स्टूडेंट। एक कॉमन कोर बनाया गया था, कॉमन सा करिकुलम बनाया गया था सारे स्टेट्स के स्कूल के लिए, ठीक है। वो कॉमन करिकुलम क्या था? सबसे पहला जो कॉमन करिकुलम था ये था कि इक्वल एजुकेशन देना और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है। इक्वल एजुकेशन देना, इक्वल अपने अपॉर्चुनिटी देना। ये नहीं कि लड़का है तो उसको ज्यादा एजुकेशन देना, लड़की है तो कम देना, या लड़की है तो ज्यादा देना, लड़का है तो कम देना, या फिर कोई काला है तो उसको ज्यादा देना, कोई गोरा है तो कम देना, कोई गोरा है तो ज्यादा देना, कोई काला है तो ज्यादा कम देना, या फिर कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई ट्राइब कास्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 में ये प्रिपेयर किया गया था, ये प्रॉपर डिजाइन किया गया था कि लाइब्रेरी होना चाहिए, पेंटिंग सिखाया जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एक करिकुलम डेव बनाया गया था, ठीक है, प्रॉपर एक डेव करिकुलम होना चाहिए। सो यहां तक आपका होता है यूईसी का टर्न। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूज ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का क्या काम है? सैटेलाइट का क्या काम है? 1975 में इंडिया ने एक बहुत सक्सेसफुली एक सैटेलाइट को लॉन्च किया था 1975 में। जिस टाइम में एकनाथ क्रिस्टन, ये एक साइंटिस्ट थे इसरो के, ठीक है। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्या काम था ये सैटेलाइट का? ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च किया गया था? सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था दैट इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये एक टेलीविजन एक्सपेरिमेंट था फॉर दी स्टूडेंट्स, दैट इज कि प्रॉपर एजुकेशन लोगों को मिलना चाहिए। कोई भी कहीं पे भी अगर है तो अगर हम सैटेलाइट्स के थ्रू उनको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन हम स्प्रेड कर सकते हैं लोगों के बीच में। तो ये लीडरशिप किसके अंडर थी? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एट अहमदाबाद। ये इन्होंने अहमदाबाद जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, इन्होंने ही लॉन्च किया था क्या? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स रन किए जाते थे ताकि गुड स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रूरल एरियाज में स्प्रेड हो सके। अब लोग देखेंगे टीवी पे तभी तो सीखेंगे, राइट? तो प्रॉपर रेडियो में सुनेंगे तब तो सीखेंगे। सुनी हुई चीज, देखी हुई चीज लोग जल्दी सीख लेते हैं। ओके, सो अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। ये शब्द आपने सुना होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा। सो इग्नू ये क्या है?
एक्चुअली ये ओपन यूनिवर्सिटी को ओपन इसलिए किया गया था क्योंकि जो लोग गांव में रहते थे या फिर जो रूरल एरिया में रहते थे, जो प्रॉपर कॉलेजेस नहीं जा पाते थे, बट दे वांट कि वो एक एजुकेशन उनको मिल सके, प्रॉपर डिग्री उनको मिल सके, तो उनके लिए ये कॉलेज ओपन किया गया था। दैट इज, ये यूनिवर्सिटी ओपन की गई थी कि वो एक, नहीं भी अगर स्कूल आएंगे, नहीं भी अगर कॉलेज आएंगे, तो फिर भी उनको डिग्री मिलेगी। एक टाइम में आकर के वो बस जो प्रॉपर टाइम है एग्जामिनेशन का, वहां पे बस एग्जाम दे दे और वो खुद से पढ़ेंगे, जहां से भी पढ़े, बट प्रॉपर आकर के टाइम एग्जाम दे देंगे और उनको प्रॉपर एक जो एजुकेशनल का जो ईयर है, ठीक है, जैसे 3 साल की डिग्री है, तो उस 3 साल की डिग्री के बाद उनको मिल जाएगा उनका सर्टिफिकेट। तो ये इंदिरा गांधी क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि उस टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, इसलिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ओपन किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंस। साइंस के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम में 1950 के टाइम में यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज CSIR ओपन किया गया था। इसमें प्रमोट किया जा रहा था कि साइंटिफिक हम रिसर्च कर सके, हमारी कंट्री के लिए ये बहुत बेनिफिट होगा, हम अपनी कंट्री को साइंटिफिक रिसर्च के मामले में हम बूस्ट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्च करके कि क्या हर एक फील्ड में रिसर्च करके हम डेवलप कर सकते हैं, तो इसलिए रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था CSIR, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मैथमेटिक्स। डर लगता है मैथ से? तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स के लिए भी इंस्टीट्यूट ओपन किया गया था, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस। ये तमिलनाडु में ओपन हुआ था। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1962 में ये किया गया था। इसमें लोगों को इनकरेज किया जाता था कि जो लोग मैथमेटिक्स के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए ओपन हुआ था। प्रॉपर हाई लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे ये एजुकेशन ले सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस में, ठीक है। यहाँ तो मैथ्स, क्या मैम, हाईएस्ट लोग कैसे इतना हाई लेवल का स्टडी कर ले रहे हैं मैम? 8 का मैथ, 7 का मैथ हमें भूल जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है, वो आगे फील्ड में जाते हैं, आगे डिफरेंट फील्ड में जाते हैं और मैथ्स के फील्ड में वो चाहते हैं कि हम हाईएस्ट डिग्री ले सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का सिलसिला शुरू हो गया था 1969 में, ठीक है। सबसे पहले जो कंप्यूटर्स का नेम दिया गया था, दैट इज ISIGU, दैट इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड जवाहरपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कंप्यूटर को पढ़ाना, कंप्यूटर से पढ़ाना शुरू हो गया था, ठीक है। कंप्यूटर का नॉलेज दिया जा रहा था इस यूनिवर्सिटी में, यहाँ, ओके। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपने होमी बाबा करके एग्जाम का नाम सुना होगा, दैट इज फॉर कि जो रिसर्च फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, साइंस के फील्ड में, उनके लिए है ये होमी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये इंस्टीट्यूट बहुत ही वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट है रिसर्च के फील्ड में, जो भी जानना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे रिसर्च किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के ऊपर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, देन इज केमिकल एंड लाइफ साइंस के ऊपर, डिफरेंट यहाँ पे हम कह सकते हैं फील्ड है रिसर्च में। और यहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है। जैसे मान लो कि सेटअप जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये स्पेशली रिसर्च सेंटर ही है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट और कह सकते हैं कि रिसर्च ही किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम है डॉक्टर होमी बाबा एटॉमिक इसलिए डॉक्टर होमी बाबा के नाम से ये शुरू हुआ था, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था बाबा एटॉमिक सेंटर। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में बहुत फेमस सा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के IIT के फील्ड में जाना चाहते होंगे। सबसे पहले जो IIT ओपन हुआ था वो हुआ था खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल, 1951 में।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंजीनियरिंग के फील्ड में हायर एंड एडवांस एजुकेशन हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सके। हर एक ब्रांच के इंजीनियरिंग को हम प्रॉपर और एडवांस लेवल का चीजें सिखा सके, और ताकि हमारी कंट्री क्या हो, डेवलप कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ऑल्सो ग्रो कर सके एक इंजीनियरिंग फील्ड में। ठीक है, बहुत सारी चीजें ग्रो हो, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक हमारा बूस्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू होगा। ठीक है, सो इंजीनियरिंग के जो आज के डेट में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट आईटीज के लिए जो फेमस कॉलेज है दैट इज पवई, चेन्नई, कानपुर, न्यू दिल्ली, ये सब आईआईटीज के लिए फेमस है। आईटी पवई, आईटी चेन्नई, आईटी कानपुर, न्यू दिल्ली आईटीज, ठीक है, आईटी न्यू दिल्ली, आईटी मुंबई, ठीक है, फिर उसके बाद आईटी खड़गपुर, ये सब बहुत ही रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आईआईएम, इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट ये सब देखा। अब आते हैं नेक्स्ट दैट इज कि जो डिजाइनिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, आईआईएम। यहाँ पे ये जो आईआईएम है ये डिजाइनिंग के फील्ड में नहीं, ये मैनेजमेंट के फील्ड में जो आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग के लिए अलग है, आगे हम देखेंगे। मैनेजमेंट के फील्ड में जो जाना आगे चाहते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए हाई क्वालिटी इंजीनियर्स आते हैं ग्रेजुएट हो करके। ऑल्सो यहाँ पे उनको हाई लेवल की चीज़ें सिखाई जाती है। जिनको भी मैनेजमेंट फील्ड में आगे जाना है, आज की डेट में हर कोई चाहता है कि उनको आईआईएम में एडमिशन मिले, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल का मैनेजमेंट सिखाया जाता है, प्रॉपर एक हाई एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाई जाती है। तो सबसे पहले जो आईआईएम ओपन हुआ था वो हुआ था आपका अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया था ताकि यहाँ पे स्किल्ड मैनेजर्स मिल सके। ओके, सो आईआईएम को सेटअप करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जो अमेरिका में है, इन्होंने हेल्प किया था। इस स्कूल ने, हार्वर्ड स्कूल ने हेल्प किया था आईआईएम को सेटअप करने के लिए अहमदाबाद में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। अब जो डिजाइन के फील्ड भी आगे है, डिजाइन के फील्ड में जो आगे जाना चाहते हैं उनके लिए जो बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाया गया था दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। सबसे पहले ये एस्टेब्लिश किया गया था अहमदाबाद में 1961 में। 1963 से 1964 में बेसिक कोर्सेज थे, 29 बेसिक डिजाइन था, बट उसके बाद बहुत आज की डेट में बहुत ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल है इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, दैट इज 29 बेसिक डिजाइन हो गए, ग्राफिक हो गए, ग्राफिक डिजाइन हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन हो गया, ये सब धीरे धीरे फिर स्टार्ट होना शुरू हो गया था। ठीक है, आज की डेट में लोग जो डिजाइनिंग के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं वो ये वाला एग्जाम दे करके आगे जाते हैं, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट इन मेडिसिन, मेडिसिन के फील्ड में जो रिसर्च के लिए, मेडिसिन में भी रिसर्च होता है राइट, मेडिसिन कौन सी मेडिसिन, कितना इसमें पावर है, कितना कौन सी चीजें यूज की गई है, ठीक है, कितना अल्कोहल है, कितनी इसमें चीजें डाली गई है, ये किसको रिएक्ट करेगा, ठीक है, किसके ऊपर यूजफुल रहेगा, तो वो ये भी यहाँ पे भी प्रॉपर रिसर्च होता है। कौन सा डिजीज पे कौन सा मेडिसिन काम करेगा, ये सब रिसर्च होता है। तो मेडिसिन के लिए जो प्रॉपर ओपन हुआ था वो हुआ था दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। 1949 में ये एस्टेब्लिश किया गया था मेडिसिन फील्ड के लिए। 26 इसके सेंटर्स है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में, और ये वेरियस डिजीज के ऊपर क्या करती है, रिसर्च करती है। डिजीज पे रिसर्च करेगी तब तो जा करके मेडिसिन बनाएगी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इंस्टीट्यूट दैट इज द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज एम्स। एम्स आज की डेट में अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करती है। ठीक है, इसको अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करने के लिए बोला गया है ताकि इनके अंडर जो भी बच्चे आएंगे अंडर ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उनको एक हाई लेवल का एजुकेशन मिलना चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है एम्स की हम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ा सके। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाए, ताकि इनके फील्ड में अगर कोई भी बच्चा आता है, कोई भी स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो उनको एक हाई लेवल का
डॉक्टर्स बनाया जाए एंड ऑल्सो हाई लेवल का रिसर्च यहाँ पे किया जाता है। इसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं, जिन आपको भी अगर एम्स में एडमिशन लेना आप भी चाहते हो, एम्स में आप पढ़ो, लिमिटेड सीट होता है, अगर आप मेहनत करोगे तो जरूर मिलेगा। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज कैंसर रिसर्च। कैंसर रिसर्च के लिए सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट ओपन हुआ था, दैट इज एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जो ओपन हुआ था वो था टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है, एडवांस सेंटर फॉर द ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन कैंसर के लिए स्टार्ट हुआ था ब्रांच, दैट इज टाटा मेमोरियल सेंटर। यहाँ पे जो डिजीजेस होते हैं कैंसर से रिलेटेड उसको उससे पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, कैंसर से रिलेटेड पढ़ाया भी जाता है, एजुकेशन भी दी जाती है, उसके ऊपर रिसर्च भी होता है और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, आपने अभी जो मैंने एम्स के बारे में बताया था, एक बहुत अच्छी सी बात है एम्स के बारे में, यहाँ पे जो लोग आते हैं ऑलमोस्ट 99% लोग ठीक होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इनके ही स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं ज्यादातर। जैसे एम्स के ही स्टूडेंट है, एम्स के ही डॉक्टर्स है, वो डॉक्टर कैसे बने, एम्स के ही मेडिकल कॉलेज में बने। यहाँ पे ना पढ़ाया भी जाता है और जो डिजीजेस जो वो देख रहे हैं अपने आसपास उसके ऊपर रिसर्च भी किया जाता है और बाद में उसको ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अगर कोई एक नया केस आया है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, पहले रिसर्च किया जाता है फिर जाकर के ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, अगर कोई नया केस है तो वैसे ही कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल में भी होता है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंसर से रिलेटेड, कैंसर सिर्फ एक छोटा सा डिजीज नहीं है, बहुत बड़ा डिजीज है। ठीक है, इसके बहुत सब पार्ट्स हैं। सो यहाँ पे इससे रिलेटेड भी यहाँ पे रिसर्च किया जाता है, पढ़ाया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है एंड ऑल्सो ट्रीटमेंट भी किया जाता है। इसके अलग अलग फंक्शंस हैं नेशनल सेंटर्स में, ट्रीटमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एजुकेशन के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैंसर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है, रिसर्च फील्ड ओपन किया गया है। ठीक है, एंड हैड बीन, ये ओपन हुआ था आपका 1905 में। एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च जो ओपन किया गया है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। ये यूनिवर्सिटी ओपन हुई थी 1958 में। ये यहाँ पे देखा जाता है कि इसका सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पे है, वो है आपके दिल्ली में। और यहाँ पे सबसे बड़ा, ये इंडिया ऑल ओवर कंट्री का सबसे लार्जेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी ये यहाँ पे पाया गया है, सबसे फाउंड हुआ है। सो बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है दी एंड। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है हिस्ट्री में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आप वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी क्वेरी है मैथ्स से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी और भी पढ़ना बचा हुआ है। अभी हम पूरे 9th का सोशल स्टडी का सिलेबस पढ़ने वाले। थैंक यू सो